हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन आउट में। आज जो हम आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 2004 में आई हुई मूवी ट्रॉय, जो कि एक ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एग्मेम्नॉन, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, वो अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य की सीमा में घुस गया है। तभी वहाँ दूसरे राज्य का राजा अपनी सेना के साथ आता है। वो राजा और एग्मेम्नॉन आमने सामने खड़े होते हैं। वो राजा एग्मेम्नॉन से बोलता है कि तुम अपनी सेना को मेरे राज्य से हटा लो। एग्मेम्नॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब मेरे लिए लड़ो। तभी वहाँ का राजा बोलता है, तुम सारी दुनिया को नहीं जीत सकते, दुनिया तुमसे काफ़ी बड़ी है। तभी एग्मेम्नॉन कहते हैं, ऐसे कई राजाओं ने कहा था, लेकिन आज वो मेरे लिए लड़ते हैं। तभी एग्मेम्नॉन वापस कहते हैं, एक काम करो, हम पुराने तरीके से इस वॉर को सेटल कर देते हैं। तुम अपने वहाँ से एक वॉरियर भेजो, मैं अपने यहाँ से एक वॉरियर भेजूंगा। अगर तुम जीते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो ये राज्य तो तुम्हारा होगा, पर जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तभी वहाँ का राजा इस बात से सहमत होकर अपने वॉरियर को बुलाता है, जो कि काफ़ी बड़ा, हट्टा कट्टा 8 फुट का दमदार योद्धा था। तभी एग्मेम्नॉन भी अपने वॉरियर को बुलाते हैं, जिसका नाम होता है अकिलीस। तभी एग्मेम्नॉन जोर से चिल्लाते हैं, अकिलीस, पर वहाँ से कोई नहीं आता। दूसरी तरफ के सारे सेना लोग हंसने लगते हैं एग्मेम्नॉन पर। तभी एग्मेन के सेना में से एक आदमी आता है और वो बोलता है वो हमारे साथ वॉर पर नहीं आया है। एग्मेम्नॉन कहते हैं, हमारे यहाँ से किसी को भेजो और उसे तुरंत बुला कर लाओ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का अखिलीस को बुलाने गया है। अखिलीस के यहाँ जाने के बाद एग्मेम्नॉन कहते हैं, आगे आराम करके, तुम्हें तो कोड़े पड़ने चाहिए। ये सुनकर अखिलीस कहता है, ऐसा है तो तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लो, और वापस जाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर आकर दूसरा राजा बोलता है, तुम इन सबको देखो, तुम यहाँ पर कई लोगों की जान बचा सकते हो। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अखिलीस और राजा एग्मेम्नॉन के बीच में 36 का आंकड़ा है। अखिलीस एग्मेम्नॉन के राज्य में रहता है और एक बहुत बड़ा वॉरियर है, लेकिन वो उनसे नहीं डरता। तभी युद्ध स्टार्ट होता है और अखिलीस भागता जाता है और एक ही वार में उस वॉरियर को उसे मार देता है और उनकी पूरी सेना के सामने खड़ा होकर बोलता है कोई और, लेकिन वहाँ से कोई नहीं होता। तभी उस राज्य का राजा आता है और अखिलीस को एक कमान देता है और कहता है, ये लो कमान और अपने के राजा को दे दो। लेकिन अखिलीस कहता है, वो मेरा राजा नहीं है। नाउ सीन शिफ्ट होता है स्पार्टा, जहाँ स्पार्टा के लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि स्पार्टा का विद्रोही राज्य जो कि ट्रॉय था, जिनमें कई समय से युद्ध चल रहा था, वो युद्ध खत्म करते हुए उन्होंने आपसी में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रॉय के राजा, जो कि हेक्टर और पेरिस स्पार्टा आए हुए हैं। स्पार्टा का राजा, जो एग्मेम्नॉन का सगा भाई है, वो उन दोनों की खूब खातिरदारी करता है। हेक्टर, जो अखिलीस की तरह ही बहुत बड़ा और नामचीन योद्धा था। यहाँ हेक्टर और स्पार्टा के राजा आपस में कुछ बात करते हैं। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेक्टर के भाई पेरिस और स्पार्टा के राजा की वाइफ हेलेन का अफेयर चल रहा था। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस अपने राज्य जा रहे होते हैं, तो पेरिस सबसे छुपाकर हेलेन को बोट में अपने साथ ट्रॉय लेके जा रहा था। वो हेक्टर को बताता है कि हमारे साथ हेलेन भी है, और जब इस बात को हेक्टर को पता चलता है तो वो तुरंत हेलेन को वापस स्पार्टा ले जाने के लिए कहता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर थोड़े गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ट्रॉय राज्य पर कोई मुसीबत आए। लेकिन पेरिस कहता है वो हेलेन से बहुत प्यार करता है, और अगर वो हेलेन को वापस स्पार्टा छोड़ते हैं तो वो भी रुक जाएगा वहीं, जिसकी वजह से हेक्टर को पेरिस की बात माननी पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्पार्टा का राजा अपने भाई एग्मेम्नॉन के पास जाता है और कहता है, ट्रॉय के राजाओं ने मेरी बीवी को लेकर चले गए, मुझे उनसे युद्ध करना है। यह सुनकर एग्मेम्नॉन कहता है, हाँ, हम
ट्रॉय राज्य पर ज़रूर कब्जा करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्डोनॉन को पहले से ही ट्रॉय राज्य पर कब्जा करना था। वो अपने भाई की वजह से युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि उसे उस राज्य पर कब्जा करना था। वहीं रात के समय जब एग्डोनॉन अपने सलाहकार के साथ ट्रॉय राज्य पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा था, उसका सलाहकार बोलता है, हम एक्लीस के बिना इस युद्ध को नहीं जीत सकते। एग्डोनॉन कहते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो ट्रॉय वालों से लड़ने के बजाय हमसे ही लड़ने लगेगा। तभी उसका सलाहकार कहता है, ट्रॉय पर कब्जा करने के लिए हमें एक ऐसे योद्धा की ज़रूरत है जो कि बहुत ही खूंखार हो, जो कि एक्लीस है। यह सुनकर एग्डोनॉन कहते हैं, मुझे पता है, जिसके लिए वो एक राजा को भेजते हैं एक्लीस के पास। अगले सीन में हम देखते हैं एक्लीस के पास एक राजा आता है जो कि उसे बोलता है युद्ध में चलने के लिए। वो कहता है, उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। एक्लीस कहता है, उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। तभी वो राजा कहता है, ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और जो इस युद्ध में लड़ेगा उसका हज़ारों साल तक नाम याद रखा जाएगा। अब इस टाइम पे एक्लीस उससे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्लीस अपनी माँ से मिलने जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्लीस की माँ जो एक गॉडेस है। एक्लीस के बारे में हिस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि उसकी माँ ने उसे एंकल से पकड़कर एक पवित्र नदी में डुबोया था, जिसके कारण एक्लीस का पूरा शरीर अमर था। लेकिन जहाँ पर उसकी माँ ने पकड़ा था उस जगह को छोड़कर, यानी कि एंकल पर, सिर्फ उसी हिस्से को भेद किया जा सकता। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस युद्ध पर जाओ, और अगर तुम इस युद्ध पर नहीं गए तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे और तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। लेकिन अगर तुम इस युद्ध पर गए तो तुम्हारा हज़ारों वर्षों तक नाम याद रखा जाएगा। लेकिन हाँ, इस युद्ध से तुम वापस लौट नहीं पाओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। एक्लीस अपनी माँ से कहता है, क्या ये सच में होगा? तो उसकी माँ कहती है, हाँ ये सच में होगा। लेकिन एक्लीस उसी वक्त ये फैसला करता है कि वो इस वॉर में जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर अपने पिता से बात कर रहा होता है। हेक्टर कहता है, हमें हेलेन को वापस स्पार्टा भेज देना चाहिए। लेकिन तभी उसके पिता कहते हैं कि वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। इसी वक्त हेक्टर कहता है कि इससे ट्रॉय पर काफ़ी मुसीबत आ सकती है। अभी तक स्पार्टा का राजा अपने भाई एग्डोनॉन के पास चला भी गया होगा और एग्डोनॉन ट्रॉय पर कब से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर उन्होंने युद्ध किया तो हम हार सकते हैं। तभी हेक्टर के पिता कहते हैं, ट्रॉय की दीवारें इतनी भी कमज़ोर नहीं कि वो हार जाए। और नेक्स्ट सीन दिखाता है कि सभी एग्डोमेनॉन की सेना ट्रॉय पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। वहीं आगे की ओर एक्लीस भी अपनी बोट से आ रहा था। एक्लीस आगे चलकर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा होता है। ये देखकर एग्डोनॉन के सारे सिपाही एक्लीस की जय जय करने लगते हैं, जो देखकर एग्डोनॉन को थोड़ा गुस्सा आता है। अब आगे दिखाया जाता है कि एक्लीस अपने सिपाहियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है वो, और साथ ही अपोलो मंदिर पर हमला कर देता है, जहाँ पर उनके फादरियों को भी मार दिया जाता है और जितनी भी लड़कियाँ होती है वहाँ उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तभी हेक्टर और एक्लीस आमने सामने आ जाते हैं। हेक्टर के सिपाहियों को एक्लीस ने पहले ही मार दिया होता है, लेकिन एक्लीस कहता है हेक्टर को कि आगे की लड़ाई हम कल करेंगे, और उसे छोड़ देते हैं। और एक्लीस जब अपने खेमे में आता है तो वो देखता है कि उसके खेमे में एक लड़की बंधी हुई है, जहाँ उसका सिपाही बोलता है कि इसे हम अपोलो के मंदिर से लेकर आए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं, हेक्टर की कज़न है। वहीं वो लड़की कहती है एक्लीस को कि तुमने मंदिर के पुजारियों को मारा है। तभी एक्लीस कहता है वहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं था। वो लड़की कहती है तुमने नहीं तो तुम्हारे आदमियों ने मारा होगा उन्हें, और तुम सबको अपोलो देव माफ़ नहीं करेंगे, वो इन सब का बदला लेंगे। तभी एक्लीस कहता है तो इंतज़ार किस बात का, उनकी सेविका यहाँ बंधी हुई है और किस वक्त आने की देर है, तो इंतज़ार किस बात का, कब लेंगे बदला। तो वो लड़की कहती है वक्त आने पर। एक्लीस उस लड़की को खोलता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एग्मेम्नॉन
और अक्लीस का, जहाँ पर एगमेनॉन कहते हैं अक्लीस को कि तुमने अपोलो मंदिर को लूटा। अक्लीस उसे कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तभी एगमेनॉन कहता है मुझे जो चाहिए था मैं पहले ही ले चुका हूँ। तभी एगमेनॉन अपने सिपाहियों को बुलाता है और उसके सिपाही उसी लड़की को लेकर आते हैं जो कि हेक्टर की कज़न थी। अक्लीस उन सब आदमियों को कहता है अगर तुम्हें जिंदा जाना है तो उस लड़की को छोड़ दो। तभी वो लड़की कहती है आज पहले ही बहुत खून बह चुका है, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से और खून बहे। ये सुनकर अक्लीस चुप हो जाता है। ये देखकर एगमेनॉन शॉक हो जाते हैं और कहते एक महान योद्धा को एक लड़की ने चुप करवा दिया। एगमेनॉन अक्लीस को गुस्सा दिलाने के लिए कहते हैं कि आज रात ये लड़की मुझे नहलाएगी और पता नहीं और जाने क्या हो। ये सुनकर अक्लीस बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरे मरने से पहले तुझे ज़रूर मार दूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि युद्ध के लिए सभी तैयार है। यहाँ पेरिस कहता है एगमेनॉन से ये युद्ध हेलेन के लिए हो रहा है जिससे मैं भी प्यार करता हूँ और तुम्हारा भाई भी प्यार करता है। तो एक काम करते इसके और मेरे बीच युद्ध होगा, जो जीतेगा वो हेलेन को ले जाएगा। एगमेनॉन ये नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई की वाइफ को लेने नहीं आया था, बल्कि उसे ट्रॉय पर कब्जा चाहिए था। पर उसका भाई कहता है कि जैसे ही मैं युद्ध जीतूंगा तुम लोग ट्रॉय पर हमला कर देना। अब यहाँ हम देखते हैं पेरिस और एगमेनॉन के भाई के बीच युद्ध होता है। एगमेनॉन का भाई पेरिस को मारने ही वाला होता है कि हेक्टर बीच में आकर एगमेनॉन के भाई को मार देता है। तभी एगमेनॉन युद्ध का ऐलान कर देता है और ट्रॉय पर हमला कर देता है। और आज इस युद्ध में अक्लीस नहीं आया होता, जिसके कारण एगमेनॉन के योद्धा हारने लगते हैं और लगभग हार ही मान चुके होते हैं। और उनके साथी ये कहते हैं अब जब राजा ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि हम आए थे यहाँ पर हेलेन रानी के लिए। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एगमेनॉन और उनके राजा और सलाहकार होते हैं, जहाँ पर एक राजा कहता है हमें इस युद्ध के लिए अक्लीस की ज़रूरत है वरना हम नहीं जीत पाएंगे। तभी एगमेनॉन कहता है मैं चाहे उससे अब जितनी भी रिक्वेस्ट कर लूँ वो नहीं मानेगा। तभी एक सलाहकार बोलता है वो लड़की कहाँ है। तभी बाहर दिखाते हैं कि उस लड़की के साथ एगमेनॉन के सिपाही कुछ जाति कर रहे होते हैं, उसे जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर अक्लीस आ जाता है और उन सिपाहियों को मारकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। वो अक्लीस से पूछती है तुमने एक महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना। वो कहता है मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और बस एक योद्धा हूँ। अक्लीस उससे कहता है तुमने अपना सारा जीवन देवताओं को समर्पित कर दिया। उस युद्ध के देवता के बारे में तुम क्या कहोगी जो अपने हाथ से मारे हुए लोगों की खाल की चादर बनाता है। तभी वो लड़की कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें सारी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तभी अक्लीस उससे कहता है मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, देवताएं हमसे जलते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है, वो अमर हैं। हमें मरना है, हर चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है क्योंकि हमें मरना है। जैसे इतनी खूबसूरत तुम अभी लग रही हो उतनी कभी और नहीं लगोगी, हम फिर यहाँ पर कभी नहीं होंगे। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अक्लीस सो रहा होता है। तभी वो लड़की अक्लीस की गर्दन पर चाकू रखती है, लेकिन अक्लीस बिना आंखें खोले कहता है मार दो। तभी वो लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम बाकियों को मार दोगे। तभी अक्लीस कहता है हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। वो उसे नहीं मारती है। इसमें हमें पता चलता है कि अक्लीस और ये लड़की के बीच में थोड़ी फीलिंग डेवलप हो रही है। अब अक्लीस फैसला करता है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वो अगली सुबह वापस चला जाएगा। अब उसी रात को ट्रॉय वाले इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि हेक्टर इस चीज़ के लिए मना किया होता है, पर हेक्टर की बात कोई नहीं सुनता और वो सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि हेक्टर मना करता है वो लोगों को क्योंकि ये युद्ध के रूल के खिलाफ होता है, पर वहाँ पर हेक्टर की कोई नहीं सुनता और रात ही के समय ट्रॉय वालों ने उन पर हमला कर दिया होता है। अब इसमें क्या होता है कि अक्लीस का भाई भी इस युद्ध में आया होता है। अब अक्लीस से कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें युद्ध लड़ना होता है। यहाँ पर दिखाता है कि अक्लीस का भाई उसका कवच पहनकर अक्लीस की जगह युद्ध में चला जाता है। वो भी युद्ध में बहुत अच्छा होता है, पर हेक्टर उसे मार देता है। बाद में पता चलता है वो कि अक्लीस नहीं है बल्कि उसका भाई है। अब हेक्टर वापस चला जाता है। वो बहुत परेशान होता है, इसलिए वो रात के समय अपनी पत्नी को
खुफिया दरवाजे की तरफ लेके जाता है और कहता है अगर मैं वापस ना आऊँ और कुछ हो गया तो तुम यहाँ से चली जाना। वहीं दूसरी तरफ जब अक्लीस को पता चलता है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो जाकर अकेला ट्रॉय की दीवारों के यहाँ खड़ा हो जाता है और जाकर हेक्टर को बुलाता है। अब हेक्टर बाहर आता है। हेक्टर कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। हेक्टर कहता है जो भी इस युद्ध में जीतेगा वो मरने वाले को पूरे सम्मान देगा। लेकिन अक्लीस कहता है शेर और इंसान के बीच में कोई करार नहीं होता। और इसके बाद अक्लीस और हेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इस युद्ध में हेक्टर हार जाता है और अक्लीस हेक्टर को मार देता है। और यहीं पे अक्लीस छोड़ता नहीं है, वो हेक्टर के पैरों को अपने रथ पर बांध देता है और उसे घसीटते हुए अपने खेमे की तरफ लेके जाता है। ये देखकर ट्रॉय वालों को बहुत ही दुख होता है कि जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, जो उनका राजा था, वो आज इस स्थिति में है। अब रात के समय हेक्टर के पिता चोरी छुपे अक्लीस के खेमे में आते हैं। वो अक्लीस से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरा सम्मान दूँ। पहले तो अक्लीस मना कर देता है। वो कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तभी राजा बोलता है जिसका जवान बेटा मर गया हो वो क्या मृत्यु से डरता होगा। अक्लीस और राजा के बीच में कई बातें होती है। अक्लीस फाइनली राजा की बात मान जाता है और वो हेक्टर को वापस उसे दे देता है। अक्लीस राजा से कहता है हमारे यहाँ मौत का शोक 12 दिनों तक मनाया जाता है। राजा कहता है हमारे यहाँ भी। तभी अक्लीस राजा से कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि 12 दिनों तक ट्रॉय पर कोई भी हमला नहीं होगा। तभी वहाँ पर हेक्टर की बहन आ जाती है। वो जाकर राजा के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी राजा कहते हैं हमें लगा आप जिंदा नहीं हैं। तभी अक्लीस उससे कहता है तुम अब जा सकती हो। अक्लीस उसे छोड़ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एगमेनॉन के यहाँ, जहाँ पर एगमेनॉन काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं उसने उन्हें 12 दिन का वक्त कैसे दिया। तभी एगमेनॉन कहता है हमें अभी युद्ध करना चाहिए। तभी उसमें से एक सलाहकार कहता है भले हेक्टर ना हो लेकिन ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची है। तभी उनमें से एक सलाहकार जो एक राजा भी होता है वो एक तरकीब निकालता है। वो लोग लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं और ट्रॉय की दीवारों के आगे रख देते हैं। अब 12 दिन तक कोई युद्ध नहीं होता क्योंकि अक्लीस ने उन सबसे वादा किया था कि 12 दिन तक कोई भी युद्ध नहीं चलेगा। अब 12 दिन के बाद जब ट्रॉय के लोग बाहर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर उनका कोई भी शिप नहीं होता, कोई भी आदमी नहीं होता और साथ ही देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है और बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। वो लोग कहते हैं इन्होंने अपोलो के मंदिर का अपमान किया था जिसके कारण देवताओं ने इन्हें दंड दिया है। तभी पेरिस और उनके सलाहकार जो होते हैं वो कहते हैं हमें इस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक पुजारी होता है, वो कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शांति का प्रतीक होता है और ये जो पोसाइडन जो देवता होते हैं उनका एक एनिमल है, उनका एक घोड़ा है जिसे हमें पोसाइडन के मंदिर के अंदर ले जाकर रख देना चाहिए। अब ये सब लोग उस घोड़े को ट्रॉय के अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने के बाद बहुत ही सब खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम सब जीत चुके हैं और ये जंग लगभग पिछले 10 सालों से चल रही थी जिसके कारण सब लोग बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एगमेनॉन अभी गया हुआ नहीं है, उसने अपने सारे सिपाहियों और सारे शिप्स को छुपा दिया था। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उस घोड़े के अंदर अक्लीस और अक्लीस के सारे सिपाही छुपे हुए होते हैं और रात के समय उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो सब घोड़े से बाहर आ जाते हैं और ट्रॉय के सारे दरवाजे खोल देते हैं। और तभी वहाँ से एगमेनॉन की सारी सेनाएं आ जाती है और ट्रॉय वाले पर हमला कर देती है। वो लोग सारे ट्रॉय वासियों को मार देते हैं और वहाँ पर जला देते हैं और ट्रॉय के राजा को भी मार दिया जाता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं हेक्टर की बहन जिससे अक्लीस प्यार करता है वो एक देवता की मूर्ति के आगे बैठ के प्रे कर रही होती। एगमेनॉन जाके उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है जिसे अक्लीस ने टेस्ट किया उसे मैं भी करना चाहूँगा। तभी वो अपने पीछे से चाकू निकालती है और एगमेनॉन को मार देती है। तभी राजा के जो 2 अंग रक्षक होते हैं वो उस लड़की को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन अक्लीस ऐन मौके पर वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अक्लीस तभी उस लड़की को ज़मीन से उठा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पेरिस ने उसे देख लेता है और पीछे से दूर से
तीर चला देता है और वो तीर जाकर अकलीस के एंकल पे लगा था और अकलीस की एक ज़ोरदार चीख निकलती है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था कि अकलीस की माँ ने उसे एक पवित्र नदी में डुबोया था, जिसके कारण वो अमर था। लेकिन जहाँ उसकी माँ ने उसे पकड़ा था वो जगह छोड़कर उस जगह को भेदा जा सकता था और पेरिस ने उसे वहीं पर मारा था। अब अकलीस थोड़ा कमज़ोर हो गया था, पर फिर भी वो उठता है और वो तलवार लेकर उठता है। वो पेरिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पेरिस ने 2-3 और तीर छोड़ दिए उसके ऊपर और अकलीस अपने घुटनों के बगल गिर जाता है। पेरिस जब उसे तीर मार रहा होता है तो उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकता नहीं है, वो तीर मारता ही जाता है। तभी पेरिस अपनी बहन को कहता है चलो यहाँ से। वो नहीं जाती, पर अकलीस उससे कहता है तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि पूरा ट्रॉय ख़त्म होने वाला है। वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर अकलीस के कहने पर उसे जाना पड़ता है। उसके बाद वहीं पर अकलीस की मृत्यु हो जाती है और अंत में ये दिखाया जाता है कि अकलीस की चिता को आग लगाई जाती और एक पढ़ा योद्धा की मृत्यु हो गई और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इसी की तरह हमारा आज का वीडियोस ख़त्म होता है। ऐसी ही कई और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।